हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक आप सभी का टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हमने ये पढ़ा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो इस अगले फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। यानी कि मैटर का हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में और गैसों में। मैटर ही हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत से ही हम मैटर 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 चिल्ला रहे हैं। तो बाबू मैटर क्या है? यहाँ पर जो चीज़ जगह घेर रही हो और जिसमें कुछ न कुछ मास हो उसे ही हम मैटर कह रहे हैं। तुम्हारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ तुम देख रहे हो, तुम्हारा वो चाहे लंच बॉक्स हो, चाहे तुम्हारा टेबल हो, बेंच हो, दीवार हो, स्कूल का फैन हो, बॉटल हो, सब के सब मैटर हैं, सब के सब मैटर हैं। अब उन्हीं को हमको पढ़ना है कि कैसे उन मैटर्स को हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, किसमें? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसों में। तो इसमें अगला पॉइंट दे रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन पार्ट्स में बांट दिए हैं। अब यहाँ पे बात आएगी, आप सोचोगे कि सर ये फिजिकल स्टेट फिर से क्या हो गया? फिजिकल स्टेट कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि जिसे हम देख सकें। फिजिकल मतलब जिसे हम देख सकें, वही आपका क्या है? फिजिकल स्टेट है। और मैटर के टोटल तीन फिजिकल स्टेट्स होते हैं जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। और वो तीनों स्टेट मैटर के यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है कि एक सॉलिड है जैसे कि आइस, बर्फ जो है ये क्या है? मैटर का सॉलिड स्टेट है। पेंसिल ये भी क्या है? मैटर का सॉलिड स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है। एप्पल ये भी मैटर का क्या है? सॉलिड स्टेट है। ट्री मैटर का क्या है? सॉलिड स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब रिजिड हैं, ये फ्लूइड नहीं है, ये बह नहीं सकते हैं। वैसे ही अगला जो है वो लिक्विड है। लिक्विड में एग्जाम्पल बताया गया है वाटर, पानी जो है वो क्या है? मैटर का लिक्विड स्टेट है। वैसे ही रेन, वर्षा की जो बूंदें हैं वो भी क्या है? मैटर की लिक्विड स्टेट हैं। मिल्क, दूध भी क्या है? मैटर का लिक्विड स्टेट है। टी, चाय भी क्या है? मैटर का लिक्विड स्टेट है। इसके अलावा अगर बात करो तो अल्कोहल ये भी क्या है? मैटर का लिक्विड स्टेट ही है। वैसे ही अगला जो स्टेट है वो है हमारा गैस। गैस की अगर बात करें तो वाटर वेपर, यानी कि पानी का जो भाप है, जिसे आप देखते हो पानी का भाप, वो क्या है? मैटर का गैसियस स्टेट है। फिर स्टेम, स्टेम मीन्स भी होता है क्या? भाप ही होता है। बट वाटर वेपर और स्टेम में क्या फ़र्क है भाई? वाटर वेपर मीन्स होता है पानी का भाप, और स्टेम मतलब होता है भी किसी भी चीज़ का भाप हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी मैटर के क्या हैं? गैस जो है मैटर का क्या है? एक गैसियस स्टेट है, एक अवस्था है। ठीक है, अब हम सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम जो है पढ़े थे, प्रॉपर्टी के ही बारे में पढ़े थे, बट वो किस चीज़ की प्रॉपर्टी थी? तो प्रॉपर्टी या फिर गुण तो था पूरे मैटर का था। अब हम सिंगल एक एक करके पढ़ेंगे कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, वैसे ही लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है, वैसे ही गैस का क्या प्रॉपर्टी होता है। सबका अलग अलग प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि ये आइस, बर्फ, लकड़ी, कोयला, पत्थर, लोहा, ईंट, ये सब के सब क्या हैं? एक सॉलिड हैं जो हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, और इनके अपना कुछ न कुछ गुण हैं। उन्हीं गुणों के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड किन किन प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, किन किन गुणों को शो करता है, कौन कौन से गुण होंगे किसी मैटर में, तब हम उसे सॉलिड कहेंगे। इसी चीज़ के हम समझेंगे। पहला पॉइंट कहता है कि सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। मीन्स कि सॉलिड का जो शेप है, आकार है, वो क्या है? फिक्स है, वो बदलता नहीं है। और उसका वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है, वो भी नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक ब्रिक लिया है, एक ईंट ली है। अब ये ईंट का जो शेप है बच्चों वो फिक्स है। ईंट का जो शेप है यहाँ पर वो क्या है? फिक्स है। अगर ये इस शेप का ईंट है तो चाहे आप इस ईंट को
अपने घर के नीचे रखो तभी भी इसी शेप में रहेगा, इसको अपने घर के ऊपर छत पे लेकर चले जाओ तभी भी ये इसी शेप में रहेगा, इसका शेप बदलने वाला नहीं है। खुद ब खुद आप कहोगे कि सर इसे अगर हम हथौड़े से पीट दें तो इसका शेप तो भाई बदल ही जाएगा, तो वैसे तो आपके चेहरे का भी शेप बदल सकता है अगर पीट दिया जाए तो इसमें हम कहेंगे कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो अपने शेप को बदल नहीं रहा है। तो इसी को कहेंगे कि सॉलिड का शेप जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। और इसका वॉल्यूम वॉल्यूम भी इसका क्या होता है, फिक्स होता है, ये भी निश्चित होता है। आप पूछोगे कि सर ये नया चीज़, ये वॉल्यूम क्या चीज़ आ गया बीच में, ये समझ नहीं आ रहा है हमें। तो मैं आपको समझाऊं कि वॉल्यूम किसे कहेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जितना जगह घेरता है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके घर में बच्चों अगर एक बक्सा है, बॉक्स है, बक्सा जिसमें कपड़ा रखा जाता है, आप सभी के घर में बक्सा होगा, उस बक्से ने आपके घर में कुछ न कुछ जगह घेर रखा होगा, बक्से ने घर में कुछ न कुछ जगह घेर रखा होगा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बक्से का वॉल्यूम। जितना जगह घेरा है वही उस बक्से का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। सपोज करो ये एक बक्सा हमने यहाँ पे बनाया और दूसरा बक्सा जो है वो थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बक्सा जो है ये मैं थोड़ा पहले की तुलना में बड़ा बना रहा हूँ। यही मानना कि आपके घर में दो बक्से हैं, एक छोटा सा है और एक थोड़ा बड़ा बक्सा है। तो जो छोटा वाला बक्सा होगा वो कम जगह घेरेगा और जो बड़ा वाला बॉक्स होगा, बड़ा वाला जो बक्सा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा हो गया, ये जो बड़ा वाला बक्सा है इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जो छोटा वाला बक्सा है इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। किसके तुलना में, बड़े वाले बक्से के तुलना में। क्यों, क्योंकि छोटे वाले ने कम जगह घेरा है इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम। और बड़े बक्से ने ज़्यादा जगह घेर रखा है इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। वैसे ही और अगर एग्जाम्पल के साथ समझाएं तो एक आपके पास बॉटल है, एक वाटर का बॉटल है, पानी का एक बॉटल है बाबू, और वहीं एक दूसरा पानी का बॉटल है। सपोज करना ये आधा लीटर पानी का बॉटल है, इसमें कितना पानी आता है, आधा लीटर। और इस बड़े वाले बॉटल में कितना पानी आता है, 1 लीटर। तो आप कहोगे इस छोटे वाले बॉटल का वॉल्यूम जो है वो कम है और बड़े वाले बॉटल का वॉल्यूम जो है वो अधिक है। तो आशा करते हैं कि आप वॉल्यूम को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। वॉल्यूम किसे कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना जगह घेर रहा है वही उसका वॉल्यूम है। तो इसका यहाँ पे जो ईंट लिया था हमने, ब्रिक लिया था, उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। ये उतना ही जगह घेरेगा अगर इसको ज़मीन पे रखा जाए, उतना ही जगह घेरेगा अगर इसको उठा करके छत पे ले जा करके रखें, उतना ही जगह घेरेगा अगर इसको उठा करके ले जा करके चौकी पे रख दें। कहीं पर भी रखेंगे तो ये उतना ही जगह घेरने वाला है हर जगह, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। और शेप तो पहले से ही फिक्स है ऑलरेडी, हर जगह इसी शेप का रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर के बाहर में इसे लिए हो तो ऐसा ये आपको चपटा दिखाई दे रहा है और घर के अंदर लाओ तो ये गोल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। और इसका जो वॉल्यूम होता है ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। दोनों ही फिक्स रहते हैं, तो इसे हम सॉलिड कहेंगे, ठीक। दूसरा कह रहा है कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी कि सॉलिड को हम बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो बाबू ये ईंटा जो है, इस ईंट को आप हाथ से दबाओ तो क्या वो ईंट जो है दब जाएगी, नहीं दबेगी। तो इसी को हम कहेंगे कि सॉलिड जो है आसानी से दबता नहीं है। हाँ, फोर्स अगर बहुत ज़्यादा लगाया जाए, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, संभावना बन सकता है कि वो दबेगा, लेकिन बहुत ही कम दबेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी। सॉलिड जो होते हैं उनका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है।
अब फिर से आपके मन में ये सवाल आएगा, सर यहाँ पे डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ आ गया बीच में एक डेंसिटी। तो चलिए मैं आपको डेंसिटी समझाता हूँ। इसको हिंदी में हम कहते हैं घनत्व। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। कोई चीज़ कितनी घनी है, कितना घना है, उसी को हम क्या कह देंगे, डेंसिटी कह देते हैं। दिए गए जगह में ही, जैसे देखिए डेंसिटी का एग्जांपल मैं अगर समझाऊं आपको, यहाँ पे सेम आकार, एक ही आकार का दो बॉक्स लिया गया है। ये दोनों बॉक्स का आकार क्या है बाबू, सेम है, ठीक है। उतने ही आकार का ये भी बॉक्स है और उतने ही आकार का ये भी बॉक्स है, ठीक है। अब इन दोनों ही बॉक्सेज में अंदर अगर आप पार्टिकल्स को देखो, ये किसी मैटर के पार्टिकल्स रखे हुए हैं, मैटर के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। इसमें ज़्यादा पार्टिकल भरा हुआ है और इस वाले में क्या है, कम पार्टिकल भरा है। इसमें पार्टिकल्स क्या हैं, ज़्यादा हैं और इसमें पार्टिकल्स क्या हैं, कम हैं, जिसके वजह से इस वाले सब्सटेंस का डेंसिटी क्या हो गया, हाई हो गया, और इसका डेंसिटी क्या हो गया, लो हो गया। और अगर हम आपको एग्जांपल समझाएं डेंसिटी की, तो हम कह सकते हैं कि चलिए आप एक ऐसा बर्तन लीजिए, ठीक है, और एक और दूसरा बिल्कुल सेम बर्तन ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसमें कोई एक मैटर भरना है, कोई भी एक पदार्थ आप इसमें भरिए, इसमें फिल कीजिए, ठीक है, भर दीजिए इतने ही जगह में, ठीक है, इतने ही जगह में इसको भर दीजिए। और दूसरे वाला उतना ही जगह है और उसी में दूसरा सब्सटेंस ऐसे भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा माल भरा है बाबू, तो इसलिए इसका डेंसिटी क्या हो गया, हाई हो गया। उतने ही जगह में ज़्यादा चीज़ों को भर देना, डेंसिटी हाई हो गया। और इसका डेंसिटी क्या हो गया, लो हो गया। क्यों, मान लेना कि ये बोरी थी, क्या थी, ये एक बोरी थी, और इस बोरी में मैंने बालू भरा, क्या भर दिया बाबू, बालू भर दिया। और उसी आकार का एक और बोरी लिया और उस बोरी में हमने बालू भरा, तो बट इसको उतना दबा करके नहीं भरा जितना इसको कंप्रेस कर करके भरा गया है। तो इसके लिए इस वाले बोरी का डेंसिटी क्या कहलाएगा, ज़्यादा कहलाएगा, और इस वाले बोरी का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक वुड का ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है, ठीक है, और इसी के बराबर, इतने के ही बराबर एक अगर हम आयरन का ब्लॉक ले लें, किस चीज़ का, आयरन का, लोहे का, आयरन का एक टुकड़ा ले लें, और ये किसका टुकड़ा है, लकड़ी का, और मैं कहूँ इसको आपको हाथ से उठाना है। अब जब आप हाथ से उठाओगे तो लकड़ी का जो टुकड़ा होगा वो हल्का लगेगा और जो आयरन का टुकड़ा होगा वो आपको भारी लगेगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है। जितना वॉल्यूम इस आयरन के टुकड़े का है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे इस लकड़ी के भी टुकड़े का है। लेकिन फ़र्क कहाँ से आ जा रहा है कि ये भारी और हल्का हो जा रहा है, तो आयरन में जो मास है, आयरन का जो मास है, यानी कि इसमें जो मटेरियल पड़ा हुआ है, इसमें मटेरियल जो अंदर भरा हुआ है वो क्या है, ज़्यादा है, किसके तुलना में, इस लकड़ी के तुलना में। इसलिए इस आयरन वाले टुकड़े का डेंसिटी क्या हो गया, अधिक हो गया, और इस लकड़ी वाले टुकड़े का डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं आपको समझाऊं तो एक इसका फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपान वॉल्यूम। मीन्स कि किसी भी चीज़ का अगर आपको डेंसिटी निकालना है कि उसका डेंसिटी कितना है, तो उसके मास को, उसके मास को उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड करा दें तो वहीं क्या निकल जाएगा, उसका डेंसिटी निकल जाएगा। अच्छा चलो एक और बात समझाते हैं तुमको। इमेजिन करो, अपने मन में इमेजिन करो, ये एक बहुत ही घना जंगल है। क्या है, घना जंगल है, जिसमें जो पेड़ हैं वो बहुत ही पास पास हैं। पेड़ जो हैं
बहुत ही पास पास हैं और इसका वॉल्यूम भी सेम रखा गया है। मीन्स कि सपोज करना कि इतने जगह में 5 पेड़ लगाए गए हैं, इतने से ही जगह में कितना पेड़ लगा दिया गया, 5 पेड़। और वहीं पर इतना ही जगह हम फिर से लें और इसी जगह में हम 5 के बजाय सिर्फ 3 पेड़ लगाएं, ठीक। तो तुम कहोगे कि सर ये घना है, क्या बोलोगे, ये घना है। और ये क्या है, घना नहीं है, दूर दूर हैं। इसलिए यहाँ पर हम कह देंगे कि इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, घनत्व इसका ज़्यादा है। और इसकी डेंसिटी क्या है, कम हो गई, घनत्व इसका कम हो गया। तो इसे ही हम डेंसिटी कहते हैं बाबू। कि दिए गए वॉल्यूम के अंदर कितना मास भरा हुआ है, कितना मटेरियल उसमें हमने भर दिया, वहीं उसका क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तुम कभी उठा करके देखना। चलो मैं कहूँ कि एक गेहूं की बोरी है, एक हमने बोरी लिया, इसमें गेहूं भर दिया, क्या, गेहूं हमने भरा है। और दूसरी बोरी उतनी ही बड़ी बोरी ली जितनी पहली ली थी, और इस बोरी में हम सॉइल भर दिए, मिट्टी। इसमें क्या भर दिया, मिट्टी। अब कहें दोनों को उठाने के लिए, तो आप इस गेहूं वाली बोरी को आसानी से उठा सकते हो, ये थोड़ी हल्की रहेगी। लेकिन ये जो मिट्टी वाली भरी बोरी है, इसको जब आप उठाने की कोशिश करोगे बहुत ही ज़्यादा भारी लगेगी आपको। क्यों, क्योंकि इतने ही वॉल्यूम में जो इसका मास है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें भरा हुआ है। किसकी तुलना में, इस गेहूं वाले बोरी की तुलना में। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या हो गई, फिर से अधिक हो गई, और इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम जो मैंने लिखा है, इससे एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, मास के। यानी कि जितना मास बढ़ेगा उतनी ही उसकी डेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी। और मास मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि कितने मटेरियल से मिलकर, कितने पदार्थ से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बना है, वही उसका मास कहलाता है। चलो अगर हम एक स्पंज ले लें, एक सोखता ले लें स्पंज, ठीक है, और एक ईंट ले लें, एक क्या ले लें, ईंट ले लें, ब्रिक, ठीक है। अब इन दोनों में हम पूछें कि किस में ज़्यादा माल लगा है बनाने में बाबू, तो आप कहोगे कि ईंट में ज़्यादा माल लगा है बनाने में। क्यों, क्योंकि ये जो स्पंज है, ये इसके बीच में, स्पंज जो है, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा हवा भरा रहता है, एयर भरा रहता है। आसानी से इसे आप हाथ से दबाओगे तो एयर बाहर निकल जाएगा और इसे उड़ करके छोटा हो जाएगा। मीन्स कि जो भी मटेरियल लगा, जो भी पदार्थ लगा इसको बनाने में, वो कम लगा है, और इस ईंट को बनाने में जो पदार्थ लगा है वो ज़्यादा लगा है। इसकी वजह से इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, और इसका मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जैसे ही मास ज़्यादा हुआ वैसे ही इसका आपका डेंसिटी भी बढ़ गया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, वॉल्यूम दोनों का बराबर होना चाहिए। पहले ही एग्जांपल में समझाया मैंने, एक ही आकार के 2 बक्से लिए, पहले बक्से में सिर्फ ये कुछ गिने चुने पार्टिकल्स या फिर कुछ सामान हमने रख दिया, और दूसरे वाले बक्से में पूरा पूरा भर करके एकदम से रख दिया, तो इसकी डेंसिटी अब क्या कहलाएगी, हाई कहलाएगी, ज़्यादा डेंसिटी कहलाएगी, क्योंकि ये बहुत घने हैं। और यहाँ पर जो हमने दूर दूर रखा हुआ है, इसकी डेंसिटी क्या कहलाएगी, लो कहलाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप अभी डेंसिटी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि डेंसिटी क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया है। चलिए एक एक करके हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सॉलिड, सॉलिड में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सॉलिड जो होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, मीन्स कि कठोर होता है, ठीक है। दूसरा, इसका शेप फिक्स होता है, जिस भी आकार का ये है ये उसी आकार का रहेगा, जिस आकार का है वो उसी आकार का रहेगा,
ये खुद ब खुद अपना आकार नहीं बदलता, अपने आप इसका आकार नहीं बदलेगा जब तक कि हम इसको बाहर से कोई फोर्स न लगा दें। इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जितना जगह घेर रहा है, इसको कहीं और ले जा करके रखोगे वहाँ भी उतना ही जगह घेरेगा। तुम चाहे इसको ग्लास में डाल दो तभी भी उतना ही जगह घेरेगा, थाली में रखोगे तभी भी इसका वॉल्यूम उतना ही रहने वाला है। इसकी डेंसिटी हाई है, डेंसिटी सॉलिड की क्या है, हाई है। क्यों? क्योंकि इतने ही जगह में बहुत ज़्यादा मटेरियल भरा गया है, इतने ही जगह में बहुत ज़्यादा मटेरियल भर दिया गया है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो गई, हाई हो गई। फिर अगला पॉइंट है क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली बंधे होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली बंधे होते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स कि एक क्रम में लगे रहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक नीचे दिखाएगा, हाँ यहाँ देखिए, इसमें ये जो सॉलिड है आइस, ये जो सॉलिड है आइस, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके ये छोटे छोटे पीस हैं, जो छोटे छोटे इसके कण हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, अधिक लग रहा है, ठीक है। और इनका एक पैटर्न भी फिक्स है। देखिए सब में इसका पैटर्न क्या है, फिक्स है। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल है, ये एक फिक्स पैटर्न में लगे रहते हैं। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड में क्या क्या चीज़ें हैं, ये रिजिड नहीं है। तो रिजिड नहीं है तो फिर है क्या चीज़ ये, तो ये फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड है। लिक्विड क्या है, फ्लूइड है, तरल है, ये बह सकता है आसानी से। नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, आकार फिक्स नहीं होता। जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का ये आकार ले लेता है। जैसे लिक्विड में अगर मैं कहूँ कि ग्लास में अगर पानी रखोगे तो उस पानी का आकार जो होगा ग्लास के जैसा हो जाएगा। उसी को आप एक कटोरे में रख दो, पानी को कटोरे में रखोगे तो वो कटोरे का आकार ले लेगा, ठीक है। उसी को आप एक बॉटल में रख दो, बॉटल में रखोगे तो वो किसका आकार ले लेगा, बॉटल का ले लेगा। उसी को एक बड़े से थाली में रख दो, इसमें बड़े से थाली में रख दो तो वो किसका आकार ले लेगा, थाली का आकार ले लेगा। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इसका शेप जो है फिक्स, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, किसका, लिक्विड का। जबकि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। आप कहोगे वॉल्यूम कैसे फिक्स होता है, वॉल्यूम मीन्स मैं अगर कहूँ कि इस ग्लास में अगर 1 लीटर पानी रखे हो तो जब इस बॉटल में भरोगे तो भी वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 से 1.5 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा, नहीं। अगर आपने ग्लास में 1 लीटर पानी ले रखा है तो इस बॉटल में डालोगे तभी भी ये 1 लीटर ही रहेगा। इसको कटोरे में रख दोगे तभी भी 1 लीटर ही रहेगा। इसको थाली में डाल दोगे तभी भी 1 लीटर ही रहेगा। तो ये 1 लीटर ही क्या है, यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका क्या हो गया, फिक्स हो गया। इसकी जो डेंसिटी है एवरेज टू हाई होती है, यानी कि सॉलिड की तुलना में इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, इसकी लिक्विड की, ठीक है। अब ये क्लोजली टाइट बट नॉट डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल, ये भी एक दूसरे से क्लोजली बंधे तो रहते हैं लेकिन इनका एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। जैसे सॉलिड में एक पैटर्न में लगा हुआ था, सबका सब ये क्या है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न में लगा है सॉलिड के पार्टिकल। जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स कोई पैटर्न नहीं है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई 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 इसका फिक्स पैटर्न नहीं होता है लिक्विड का। और ये स्लाइटली कंप्रेसिबल, यानी कि ये हल्का सा दब सकता है। लिक्विड को हम दबाने की कोशिश करें तो हल्का सा दब सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दबेगा। सॉलिड की तुलना में थोड़ा अधिक दबेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दबेगा। अब बात आती है गैस की। गैस में कह रहा है कि नॉट रिजिड, ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने कि गैस रिजिड नहीं होता है, गैस क्या होता है, फ्लूइड होता है, ये बह सकता है। नॉट फिक्स शेप, देखिए इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नो फिक्स वॉल्यूम, और लगे हाथ इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है बाबू, ठीक ना।
इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का वॉल्यूम ले लेगा ये। अगर आप 1 लीटर के बर्तन में अगर गैस डाल रहे हो, गैस भर रहे हो, तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा। वहीं अगर आप 5 लीटर के बर्तन में गैस को भर दिए तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। ये एक पॉइंट बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि इसका वॉल्यूम कैसे जो है कि फिक्स नहीं है। तो मैं आपको समझाऊं, कहूँ कि अगर एक छोटा सा सिलेंडर है आपके पास, छोटा वाला सिलेंडर है और ये बड़ा वाला सिलेंडर है, ठीक है। इस छोटे वाले सिलेंडर में हमने गैस भरा, ये छोटा वाला सिलेंडर कितने का है, तो 1 लीटर का। कितने का, 1 लीटर का ये सिलेंडर है। इसमें हमने गैस को भर दिया और गैस जो है इस पूरे बर्तन के जगह को घेर लिया है, पूरे बर्तन में फैल चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ नीचे आपका बॉटम में आकर के और तली में बैठेगा, नहीं, पूरे बर्तन में ही फैल जाएगा ये गैस। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हुआ, 1 लीटर। जबकि ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है ये सपोज करना 5 लीटर का है, तो इसी गैस को उठा करके जब इस बड़े वाले सिलेंडर में हम भरेंगे तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 5 लीटर वॉल्यूम कहलाने लगेगा। तो वॉल्यूम भी इसका यहाँ पे क्या हो गया, बदल गया। वॉल्यूम पहले ही मैंने बताया कि जितना जगह घेरे उतना उसका वॉल्यूम कहलाता है। अब यहाँ छोटे वाले बर्तन में 1 लीटर ही था जगह, तो इसने 1 लीटर का जगह पूरा घेर लिया, इसलिए इसका वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। जबकि ये जो बड़ा वाला बर्तन था, बड़ा वाला सिलेंडर था, ये 5 लीटर का था, इसमें जगह ज़्यादा थी, तो वो उतना ही गैस, पहले जितना गैस था अभी भी गैस उतना ही है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, बदल गया इसका। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ इस बर्तन में आकर के ज़्यादा जगह घेर दिया, इसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बदल गया। तो गैस का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। लो डेंसिटी, यानी कि इसकी गैस की डेंसिटी क्या होती है, सबसे लो होती है, सबसे कम होती है। और इसके पार्टिकल भी डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मीन्स कि इनके पार्टिकल्स का कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता, सब पार्टिकल्स इधर उधर लगे होते हैं, ठीक है, दूरी दूरी पे। हाईली कंप्रेसिबल, ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनको हम अगर दबाएं तो आसानी से ये बहुत ज़्यादा दब जाएंगे। जैसे बलून है, बलून में अगर आप यहाँ आपको दिखा दें, ऊपर एक एग्जाम्पल था बलून का, हाँ चलिए, सपोज कीजिए ये एक बलून है आपका, ठीक है ना, ये एक बलून है, इसमें हमने हवा भर दिया, मुंह से फूंक करके इसमें हवा भर दिया। अगर इसको हम कहें कि बाबू इसको दबाओ, देखो तो दब रहा है कि नहीं दब रहा है, तुम कहोगे सर आसानी से दब जा रहा है ये तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो गैस भरी हुई है वो हाईली कंप्रेसिबल है, बहुत ही ज़्यादा दबने वाली है, थोड़ा सा ही फोर्स लगा देने पे, ठीक है। अब देखो कह रहा है, सॉलिड में कह रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब कि पूरा एक दूसरे के पास में एकदम टाइटली बंधे होना, यही क्या है, टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा है ना बाबू, वो क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है। और इनका पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो भी क्या है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टिकल जो है इसमें लगे हुए हैं। एग्जाम्पल में आपका आइस है, बुक है, चेयर है, स्टोन है, सब के सब क्या हैं, सॉलिड हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी हमने ऊपर अभी आगे पढ़ा कि इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता है, इसका आकार निश्चित नहीं रहता है, जिस भी बर्तन में रख दें उसी बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। और कैन फ्लो, ये बह सकता है। जैसे देखिए ये पानी है, इस ग्लास में रखा गया है, तो इस ग्लास का ही आकार ले लिया है। अगर इस पानी को इस ग्लास से नीचे गिरा दिया जाए तो इसका आकार बदल जाएगा, ऐसे इधर उधर फैल जाए। ये मिल्क है, दूध है, इसको इसमें रखा गया है, ठीक है, इसने इसका आकार पकड़ लिया। ऑयल है, ये जूस है, ये सब के सब क्या हैं, लिक्विड हैं, सब के सब बहने वाले हैं, ठीक है। और
इनके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, किसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में। जो भी सॉलिड के पार्टिकल्स थे यहाँ पर, जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो बहुत ही टाइटली पैक्ड थे, एक दूसरे से कस कस के भरे हुए हैं एकदम, ठीक है। जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से लूजली पैक हैं, थोड़ा दूर दूर पे हैं, उतना ज़्यादा कसा हुआ नहीं है। और इनका अरेंजमेंट का पैटर्न भी क्या है, मतलब पैटर्न इसका कोई निश्चित नहीं है, इधर उधर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे फिर लिक्विड दिखाया गया है, ये पूरा पानी भरा है, ठीक है ना बच्चों, ये पूरा क्या भरा है, इसमें पानी भरा है। और इस पानी में ये जो चीज़ देख रहे हो, यही इस पानी का पार्टिकल है, यही इस पानी का क्या है, पार्टिकल है, कण है, जो कि एक दूसरे से दूरी पे हैं और इनका पैटर्न जो है वो इरेगुलर है, इधर उधर है, ठीक है। अब गैस की प्रॉपर्टी देखें, जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने गैस की प्रॉपर्टी पढ़ ली है ऊपर। गैस जो है वो न तो उसका शेप फिक्स है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है, दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। आसानी से ये दब सकता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, कम होती है, और ये बर्तन को पूरी तरीके से भर देता है, और फ्लो इजली, आसानी से बह जाता है, लिक्विड से भी आसानी से गैस बहेगा। यहाँ पर देखिए ये गैस का पार्टिकल दिखाया गया है, गैस का पार्टिकल है, देखिए इनके बीच में कितना ज़्यादा दूरी है, कितने का गैप है, बहुत ज़्यादा का गैप है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये क्या है, लूजली पैक है। इनके बीच का अट्रैक्शनल फोर्स भी क्या है, वो भी कम है, और ये लूजली पैक भी हैं, और इनका अरेंजमेंट का कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है, इसका कोई एक पैटर्न नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपको फिर से एक सॉलिड दिखाया गया है, सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, फिर यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, और फिर यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स दिखाए। कैसे सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक है, एकदम बिल्कुल पास पास, बिल्कुल एकदम से पास पास है, इसलिए ये क्या है, रिजिड है, ठीक है। और यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के तुलना में थोड़े दूरी दूरी पे हैं, थोड़े दूरी दूरी पे हैं, ये लूजली पैक है। गैस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा दूरी दूरी पे हैं, इसलिए ये आसानी से बह भी जा रहा है, और इसके बीच का जो, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शनल फोर्स है वो भी क्या है, कम है, सबसे सबके तुलना में। अब देखो कह रहा है कि, अच्छा चलिए इसके पहले हम जो अभी तक पढ़ें उसके बारे में बता दें आपको। तो आप कहोगे कि जो सॉलिड है सर, उसका शेप जो है फिक्स है, शेप क्या है, फिक्स है, और इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है, वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, शेप इज नॉट फिक्स, शेप फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम क्या है इसका, फिक्स्ड है। वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस में न तो शेप फिक्स है, न तो शेप फिक्स है, और न ही इसका वॉल्यूम फिक्स है, दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, लिक्विड में केवल वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस में न तो शेप फिक्स होगा और न ही वॉल्यूम फिक्स होगा, ठीक। अब आगे इसमें आपको कह रहा है वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों हैं, इन सब के गुण जो हैं अलग अलग क्यों हैं, सब ने अलग अलग गुण शो किया। सॉलिड ने गुण शो किया कि वो रिजिड है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसका शेप फिक्स है। लिक्विड ने अपना अलग ही गुण शो किया कि वो एक फ्लूइड है, आसानी से बह सकता है, उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं है, जिस भी बर्तन में रखा जा रहा है उसका शेप ले ले रहा है, उसका वॉल्यूम भी, लेकिन उसका लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। लेकिन गैस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि न तो इसका शेप फिक्स है, न ही इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के थ्रू। अब आप कहोगे सर ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है, ये एक सिद्धांत है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का मतलब हुआ कि पदार्थ का, मैटर का काइनेटिक थ्योरी किसे कहते हैं, क्या होता है। काइनेटिक थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको एक शब्द बता दूं काइनेटिक एनर्जी के बारे में।
काइनेटिक एनर्जी। ये फिजिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण, उसके मोशन के कारण, उसके गति के कारण जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी आती है उसे ही हम काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि चलो बाबू, ये एक लड़का है, ये क्या है? लड़का है, ये दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ने के कारण, इसके दौड़ने के कारण इसके अंदर एक एनर्जी आ गई है और उसी एनर्जी को हम क्या कह देंगे? काइनेटिक एनर्जी कह देंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब मूव करती है, मोशन करती है, गति करती है, दौड़ती है, भागती है, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। इसको आप फिजिक्स में जब हम पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को और डीपली हम समझाएंगे आपको कि हाँ ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब आप कहोगे एनर्जी कैसे आ जाती है भाई, ये दौड़ रहा है इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको ऐसे समझाऊं अगर, कि ये आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है और आप जो हैं यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। ये आप धीरे धीरे चल के इसके पास गए और थोड़ा सा इसके बॉडी पे धक्का लगाया, तो इसको कितना फोर्स लगेगा या चोट लगेगा? उसके तुलना में आप दौड़ते हुए जा रहे हो और दौड़ करके जा करके और इस अपने दोस्त से लड़ गए, तो इस दोस्त को ज़्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप दौड़ रहे थे उस टाइम में आपके दौड़ने की वजह से आपके शरीर में, आपकी बॉडी मोशन में आ गई। ठीक है, गति में आ गई, जिसके कारण आपके शरीर में क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी आ गई। और उसी एनर्जी की वजह से जब आप इससे टकराओगे तो इससे ज़्यादा चोट लगेगा। तो इसे ही हम कह देते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ जब घूम रही होती है, चल रही होती है, दौड़ रही होती है या फिर गति कर रही होती है, तो उसमें जो एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे देखिए, काइनेटिक अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ काइनेटिक मैटर, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर के काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन कर रहे हैं। मैटर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? लगातार घूम रहे हैं। ये मैंने दूसरे ही लेक्चर से बताना आपको स्टार्ट कर दिया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ठीक है, गति कर रहे हैं। तो जब ये पार्टिकल्स लगातार घूमेंगे, मोशन करेंगे, गति करेंगे, तो निश्चित तौर पे इनके अंदर क्या आ जाएगी? एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, उसी को हम कह देते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का काइनेटिक थ्योरी। ठीक है ना। अब देखो, अब ये एक टर्म आ गया इसमें, इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स ये क्या चीज़ है? तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कोई एक मैटर है, उसके यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? मैटर के पार्टिकल्स हैं। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स। यानी कि बच्चों आसान भाषा में, दो पार्टिकल्स के, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, उसी को हम क्या कह देंगे? इंटर पार्टिकल फोर्स कह देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो हाँ देखिए, यहाँ पे ये जो सॉलिड था इसके पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है? अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा है। और इसी अट्रैक्शनल फोर्स को हम क्या कहेंगे? इंटर पार्टिकल फोर्स। इसके पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स लग रहा है, इसके पार्टिकल्स के बीच में भी क्या लग रहा है? अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा है। एक दूसरे की तरफ खिंचाव बल लग रहा है, एक दूसरे को बांधे हुए है, एक दूसरे की तरफ खींचे हुए है। उसी फोर्स को हम क्या कर रहे हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स। यहाँ पर भी इनके दो पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है? खिंचाव बल, अट्रैक्शनल फोर्स लग रहा है। उसी अट्रैक्शनल फोर्स को क्या कह रहे हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग। काइनेटिक एनर्जी को हम बदल सकते हैं कैसे? मैटर को हीट करके या फिर उसे कूल करके।
या तो उसको हीट एनर्जी दे दें, उसको गर्म करें, या फिर उसे ठंडा करें। इन दोनों ही कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आप कहोगे ऐसे कैसा हो सकता है, तो एग्जाम्पल फिर से आपको देता हूँ। सपोज करना कि यहाँ पे एक ठंडा पानी है, क्या है, ठंडा पानी है, ठीक। और इसमें आपने यहाँ पे एक स्याही रखा, क्या रखा, इंक डाल दिया। और दूसरे कंडीशन में यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें गर्म पानी है, क्या है, गर्म पानी है। इसमें आपने वही स्याही फिर से रखा, तो आप देखोगे इस ठंडे पानी के तुलना में तो गर्म पानी में जो स्याही है वो तेज़ी से फैलेगी, बहुत ही तेज़ी से पूरे इस पानी में फैल जाएगी। जबकि ये ठंडा पानी वाला जो इसमें स्याही था ये थोड़ा धीरे धीरे उसकी तुलना में फैलेगा, थोड़ा धीरे धीरे तुलना में उसके फैलेगा, ठीक है। तो इससे क्या आपको समझ आ रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जब हम हीट दिए इसको, जब हम गर्म किए इसको, ठीक, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, बदल करके क्या हो गई, बढ़ गई। इसे ही हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम हीट करके चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर एग्जांपल कहें तो अगर आप ठंडे पानी में चीनी को घोलिए, ठंडे पानी में कोल्ड वाटर में चीनी को घोलिए, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ पूरा उबलता हुआ पानी है उसमें चीनी डाल दीजिए, देखिए कौन चीनी सबसे ज़्यादा तेज़ घुलेगा। तो आपका जवाब होगा कि जो आप फ्लेम पर, गैस के फ्लेम पर जो आप पानी गर्म कर रहे थे और उसमें आपने जो चीनी डाला वो बहुत तेज़ी से घुल गया इस ठंडे पानी वाले चीनी के तुलना में। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब नीचे से हमने इसमें हीट दिया, इसको गर्म किया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसके पार्टिकल्स जो थे, चीनी के जो पार्टिकल्स थे, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बीच का जो बांड था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, वो वीक हो गया, जल्दी से टूट गया, और टूटने की वजह से वो बहुत तेज़ी से इसमें फैल गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप कह सकते हो कि जब भी हम किसी मैटर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। अब देखिए आगे कह रहा है कि the following properties of particles decide whether a given substance is exist as a solid, liquid or gas। कह रहा है कि नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कुछ गुण दिए गए हैं पार्टिकल्स के, और उन्हीं गुणों के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो जो मैटर है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। चलिए मैं समझाऊं। आपको तीन चीज़, कोई मैटर दे दिया गया, कोई तीन मैटर दे दिया गया, पदार्थ दे दिए गए, आपको नहीं पता है कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड, कौन सा गैस। तो इनके प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, इनके गुणों को देखेंगे कि क्या गुण शो कर रहे हैं वो, और उनके गुण के आधार पे ही हम बता देंगे कि कौन सा सॉलिड था, कौन सा लिक्विड था और कौन सा गैस था। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हम ये चीज़ें बता सकते हैं। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है। अगर स्पेस बहुत कम है तो हम कहेंगे कि वो सॉलिड है। अगर स्पेस जो है इससे थोड़ा ज़्यादा है तो हम कह देंगे कि वो लिक्विड है। और उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो कह देंगे कि वो क्या है, गैस है। तो इस गुण के आधार पे हमने बांट दिया कि कौन सॉलिड था, कौन लिक्विड था और कौन गैस था। दूसरा गुण क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में खिंचाव बल कितना लग रहा है, अट्रैक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर सॉलिड वाले में अट्रैक्शनल फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से, सबसे ज़्यादा तेज बॉन्ड से ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए इनके बीच का अट्रैक्शनल फोर्स ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शनल फोर्स थोड़ा कम लग रहा है, खिंचाव बल कम लग रहा है, किसके तुलना में, सॉलिड के तुलना में, इसलिए ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और ये जो गैस था इसके बीच में अट्रैक्शनल फोर्स सबसे कम लग रहा है, इसलिए क्या हो गया, गैस हो गया। और फिर तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो भी मैटर हमने लिया है उसके पार्टिकल किस मात्रा में मूव कर रहे हैं,
धीरे मूव कर रहे हैं कि थोड़ा तेज मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, उसी बेसिस पे हम बांट देंगे कि कौन सॉलिड था, कौन लिक्विड था और कौन गैस था। अगर पार्टिकल्स बहुत ही धीरे मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत धीरे मूव कर रहे हैं, तो उसे हम सॉलिड कहेंगे। अगर पार्टिकल्स थोड़ा तेज मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो हैं थोड़ा तेज मूव कर रहे हैं, तो उन्हें हम कह देंगे लिक्विड है। अगर पार्टिकल्स जो हैं बहुत तेज मूव कर रहे हैं, बहुत तेज मूव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे कि वो क्या है, गैस है। आगे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको एक आयोडीन का क्रिस्टल दिखाया गया है। आयोडीन, आयोडीन क्या है, एक प्रकार का मैटर है बाबू, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही जानो कि एक प्रकार का मैटर है आयोडीन। अरे तुम नमक खाते हो तो उसमें बोलता है कि आयोडीन युक्त नमक, यानी नमक में क्या मिलाया गया है, आयोडीन मिलाया गया है, ठीक है। तो ये आयोडीन का क्रिस्टल दिखाया गया है, और इस क्रिस्टल को, इस छोटे से हिस्से को जूम करके देखा गया, तो इसके जो पार्टिकल्स थे, आयोडीन के जो पार्टिकल्स थे, उनका अरेंजमेंट कैसा था। अरेंजमेंट ऐसा था कि ये एक दूसरे के बिल्कुल एकदम चिपके हुए पास पास एकदम क्लोजली पैक हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमने बोल दिया कि फिर ये क्या था, सॉलिड था। अब यहाँ पे हमने एक ब्रोमीन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, ब्रोमीन, लिक्विड ब्रोमीन। ये जो नीचे दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ, ये जो नीचे दिख रहा है ये ब्रोमीन है। कैसा, लिक्विड फॉर्म में। ब्रोमीन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और इस लिक्विड ब्रोमीन का ये पार्टिकल दिखाया गया, लिक्विड ब्रोमीन का ये क्या दिखाया गया है, पार्टिकल दिखाया गया। ये थोड़े दूर दूर पे हैं, और ये ऊपर जो दिख रहा है ये चीज़, ये इस लिक्विड ब्रोमीन का वेपर है, भाप है। इसी लिक्विड वाले ब्रोमीन का ये क्या है, भाप है। भाप किस रूप में होता है, गैस के रूप में। और गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज से हम कह देंगे कि मैटर जो है कौन सा सॉलिड था, कौन सा लिक्विड था और कौन सा गैस था, ठीक। आज का लेक्चर इतना ही है। आगे मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है, जो भी चीज़ हमने ऊपर आपको पढ़ाया, समझाया, बताया, उसी चीज़ को मैं आसान भाषा में लिख करके और आपको दिया है, ताकि आप उसको फिर से जब पढ़ो तो आपको वो चीज़ समझ आ जाए। और एक चीज़ और आपके मन में डाउट रह रहा है कि सर ये जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। बच्चों देखो क्या हुआ, 2026 में जो एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न आया है, उसमें चैप्टर्स के नाम चेंज हो गए हैं, और कुछ टॉपिक्स, ये जो मैटर इन और सराउंडिंग में जितने टॉपिक्स हमने पढ़ा, डिफ्यूज़न पढ़ा, ब्राउनियन मोशन पढ़ा, फिर आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेज पढ़े, उनके स्टेट्स, अवस्थाएं पढ़ें, वो सभी एनसीईआरटी में भी हैं, लेकिन वो चैप्टर का नाम बदला है, और किसी एक चैप्टर में न हो करके ये टॉपिक्स जो हैं अलग अलग चैप्टर्स में डाल दिया गया है। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि नहीं ये तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं, मैं इसे क्यों पढूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 9th का आपका फाउंडेशन है, ये चीज़ पढ़ना ही पढ़ना है आपको, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे आप इस एस चंद के बुक से पढ़ो, चाहे आप किसी और पब्लिकेशन का बुक लो, सब में लगभग 90 to 95% चीज़ें जो हैं सेम रहती हैं। बस फ़र्क इतना है कि उनको हो सके कि किसी और चैप्टर में डाल दिया गया हो, वो टॉपिक किसी और दूसरे चैप्टर के नाम से बना दिया गया हो, उसमें रख दिया गया हो, लेकिन पढ़ना आपको यही सब टॉपिक है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मन से निकाल करके और अच्छे तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए रेगुलर बेसिस पे, और जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है उस चीज़ को आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उससे हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए, कि हाँ बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं कि उनको पढ़ाया हुआ मेरा समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है उन्हें। तो आप उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, तो उस तरीके से मैं आपको और अच्छे से, ये इसके साथ साथ फिज़िक्स भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं फिज़िक्स और बायो भी पढ़ाऊँ, तो बिल्कुल ऐसे ही एकदम बिल्कुल आसान टर्मिनोलॉजी में आपको मैं बायो भी हर एक टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर करा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। और फिज़िक्स की तो बात अगर आप कीजिए तो एक बार पढ़ कर देखिएगा, आप कमेंट कीजिए कि हाँ फिज़िक्स का भी लेक्चर स्टार्ट कीजिए, तो मैं उसको भी पढ़ाऊँगा आपको।
और इस वीडियो को रोक करके और आप जो नोट्स हैं उन नोट्स को डेली बेसिस पे लिखते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।